मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इजलास से किया खिताब। कहा, आइंदा 25 साल संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने का वक्त। भारत को हर शोबे में नंबर 1 बनने की अपील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिए 2021-22 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। बेहतरीन कामों के लिए 3 जुमरों में दिए गए अवार्ड। कावेरी आबी तनाजे पर कर्नाटक बंद की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर मुजाहिरे की वजह से 40 से जायद परवाजें मनसूख। हिरासत में लिए गए दर्जनों मुजाहिरीन। राजस्थान और मगरबी बंगाल में खवातीन के खिलाफ हरासानी और जराइम के वाकयात पर बीजेपी हमलावर। कहा, राजस्थान में खवातीन की हरासानी, इस्मत दरी और इस्तेहसाल के सबसे ज्यादा वाकयात। टीएमसी को बताया तालिबानी जहनियत वाली हुकूमत। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। कहा, कनाडा भारत के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए पुरअज़्म। ट्रूडो ने माना भारत एक बढ़ती हुई माशी ताकत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका, 50 से ज्यादा अफराद की मौत, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को बनाया गया निशाना। और एशियाई खेलों में छठे रोज भारत का तमगा जीतने का सिलसिला जारी। भारत निशानेबाजों ने 2 सोने और 3 चांदी के तमगे जीते। टेनिस में राजकुमार साकेत की जोड़ी ने जीता चांदी। स्क्वाश खवातीन टीम ने जीता कांसा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि G20 के बाद मुल्क के हर शोबे में एक नई तवानाई दाखिल हुई है। उन्होंने कहा कि G20 की कामयाब इनाकाद, चंद्रयान 3, आदित्य L1 की लॉन्चिंग और खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन से पूरा मुल्क खुश है। G20 के बाद न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये सही वक्त है जब वजीर आजम की क़यादत में मुल्क तमाम शोबों में पहले आने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर से लेकर टेक्नोक्रेट्स की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। युवा देश हमारा, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है। सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। यहाँ लोकतंत्र भी है, यहाँ टीम वर्क भी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में नीति निर्धारण का भी समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में इस साल 2021-22 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड पेश किए। ये अवार्ड बेहतरीन काम के लिए 3 जुमरों में तकसीम किए जाते हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में NSS प्रोग्राम के कई अफसरान और रजाकार शामिल रहे, जिन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से नवाजा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज बिहार के एक रोज़ा दौरे पर हैं। नायब सदर बनने के बाद
जनाब धनखड़ का बिहार का ये पहला दौरा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का बिहार पहुंचने पर गया हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज गया के विष्णुपद मंदिर में अपने आबाओ अजदाद के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया। इस दौरान उनकी अहलिया भी मौजूद रहीं। आज ही नायब सदर जमहूरिया नालंदा जाएंगे, जहां वो नालंदा यूनिवर्सिटी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मुआशरे के तमाम तबकात के साथ बातचीत के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नायब सदर जमहूरिया नालंदा यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान 32 ममालिक के तलबा मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। बिहार के अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने नालंदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि नालंदा को हमेशा से पूरी दुनिया में तारीखी हैसियत के लिए जाना जाता रहा है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की कास्केड मॉस्क्योरेट 2023 से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बेहतरीन क़यादत में हुकूमत ने ऐसे कवानीन बनाए हैं जो न सिर्फ हमारे बैनुल अक़वामी वादे के मुताबिक होने के साथ साथ एक तरक्की पजीर नजरिए पर मबनी है। As a responsible nation, we cannot ignore the fact that the resources generated from the illicit trade directly fuel the violence and chaos perpetrated by the terrorist groups. It is our duty to safeguard our citizens and the world from these threats. To do so, we must strengthen our law enforcement agencies, enhance international cooperation, and enact stringent measures to combat illicit trade at its roots. मरकजी वजीर ने कहा कि बढ़ते गैर कानूनी तिजारत से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के लिए हुकूमत ने निजी और सरकारी शोबे के आपसी ताउन के जरिए एक तिजारती हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया। Under the able leadership of Prime Minister Modi has enacted laws that not only align with our international commitment but also exhibit a progressive outlook. However, given the intricate and alarming expansion of this illicit trade, it underscores the need of enhanced intergovernmental collaborations and public-private partnerships to formulate a comprehensive strategy. और तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ आज कर्नाटक में रियासतगीर बंद का ऐलान किया गया। कई स्कूलों और कॉलेजों ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है और ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज मुअत्तल हैं। इन सर्विसेज ने यकजहती का इजहार किया है। होटल, थिएटर, मॉल सब बंद हैं। रियासत में सिर्फ इमरजेंसी खदमात जारी हैं। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल आलोक मोहन के मुताबिक किसानों और कन्नड़ हामी तंजीमों की तरफ से दी गई रियासतगीर हड़ताल के पेश नज़र जनूबी कर्नाटक के अजला में पुलिस की बड़ी तादाद में तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने 6 से ज़्यादा रैपिड एक्शन फोर्स कंपनियां रियासत को भेजी हैं। दारुल हुकूमत बेंगलुरु की बात की जाए तो शहर में आधी रात से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने की वजह से कर्नाटक की किसान तंजीमों और कन्नड़ तंजीमों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी और जेडीएस भी कांग्रेस की रियासती हुकूमत के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रही है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज के बंद को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की भी हिमायत हासिल है। इन सब के दरमियान कर्नाटक हुकूमत कह रही है कि इस तरह के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कावेरी आबी तनाज़ी को लेकर कर्नाटक में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल मुजाहिरे हो रहे हैं। इस सिलसिले में मंडिया में किसान यूनियन के अराकीन ने कावेरी पानी की तकसीम के मामले पर रेल रोको एहतजाज किया।
और दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों हुई 25 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी का ये वाकया 25 सितंबर को दिल्ली के जंगपुरा में पेश आया था। चोरों ने जेवरात के एक शोरूम से 25 करोड़ रुपए लूट लिए थे। दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली थी कि चोर छत्तीसगढ़ में छुपे हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी है। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है, क्या नहीं है। पहचान पा रहे हैं, हमारे टैग लगे हुए हैं, हमारा सामान है। दिल्ली पुलिस की बहुत तारीफ है। और सदर जमहूरिया ने नारी शक्ति वंदन बिल को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ये बिल अब कानून बन गया है। ये बिल पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मंजूर हुआ है। इस बिल को हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई है। और ये अभी की ये ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग के दौरान लोकसभा में इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास किया गया था। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक बार फिर आपको बता दें कि सदर जमहूरिया ने नारी शक्ति वंदन बिल को मंजूरी दे दी है। और एक बार फिर आपको ये बताते चलें कि ख्याल ये भी किया जाता है कि यह कानून ख़वातीन की ताकत की नुमाइंदगी को मज़ीद मजबूत करेगा और उनको बाइख्तियार बनाने के एक नए दौर का आगाज़ करेगा। और सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ये बिल अब कानून बन गया है। ये अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, अभी जैसे हमने देखा कि सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद अब ये जो बिल था ये अब एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इससे अगर हम ख़वातीन की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो कितनी ज़्यादा मजबूत बनेंगी महिलाएं अब? ये देखिए, कोई भी जब बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होता है उसके बाद राष्ट्रपति उस पर मंजूरी देते हैं और सूचना जारी होता है, उसके बाद ये कानून में तब्दील हो जाता है। हम जानते हैं कि नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम बिल वो संसद के दोनों सदनों से जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें पारित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में सिर्फ 2 मत विरोध में पड़े थे, जबकि राज्यसभा में हम जानते हैं कि एक भी मत इसके विरोध में नहीं पड़ा था। एक तरह से कहें कि प्रचंड एक सहमति थी इसको लेकर। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब ये बिल कैबिनेट से पारित हुआ और तब ये संकेत स्पष्ट तौर से मिले थे कि उसी जो विशेष सत्र बुलाया गया था 4 दिनों तक हम जानते हैं विशेष सत्र चला, उसमें इस बिल को पारित किया गया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया है, कानून का शक्ल इस बिल को मिल गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि जब कोई बिल संसद से पारित होता है उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सूचना जारी होती है, तब हम मानते हैं कि उस बिल को एक कानून के रूप में एक तरह से देखें कानून बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल में हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जो लंबे इंतजार के बाद, एक तरह से कहें महिलाओं के लंबे इंतजार के बाद ये एक मांग पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होकर अब कानून बन चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन बिल कहीं ना कहीं आज महिलाओं को बाइख्तियार बनाने की सिमत में भी आगे बढ़ रहा है शैलेंद्र। निश्चित तौर पर। और देखिए कि आप मोदी सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम पहले भी उठाए। आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, उन्हें एक तरह से देखें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की बात हो, अब राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर ये एक बहुत ऐतिहासिक बिल था जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे जब भविष्य में लोकसभा में और देश की जो राज्यों की जो विधानसभा है उसमें जब ये 33% आरक्षण लागू होगा तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं
सांसद और विधायक बनकर जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं जिसके बहुत दूरगामी नतीजे होंगे महिला सशक्तिकरण के रूप में। क्योंकि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम तो तमाम योजनाओं के जरिए किया ही जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भागीदारी सुनिश्चित करने वाला ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है जो अब कानून बन चुका है। बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन बिल जहां खवातीन को बाइख्तियार बना रहा है। अगर हम आपसे जानना चाहें शैलेंद्र, तो ये भी जानना चाहेंगे कि इस बिल में जहां महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, बाइख्तियार बनाने का भी उनको एक मौका दिया जा रहा है, ताकि मोदी सरकार की हमेशा से कोशिश यही है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बिल में और मजीद क्या खास पॉइंट्स है महिलाओं के लिए। देखिए, ये बिल प्रमुख तौर पर लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, जिसमें दिल्ली की विधानसभा भी शामिल है, 33% आरक्षण महिलाओं को हो, इस प्रावधान को सुनिश्चित करता है। यानी संविधान संशोधन के जरिए दरअसल ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्यों की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों और साथ ही साथ लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। हम जानते हैं कि इस वक्त देखें तो लोकसभा में मौजूदा अगर महिला सांसदों की संख्या को देखें तो 82 है, लेकिन जब ये बिल कानून बन चुका है और जब ये जमीनी तौर पर लागू होगा तब हम देखेंगे कि लोकसभा में 181 महिलाएं कम से कम होंगी जो आरक्षित सीटों से, महिला के लिए आरक्षित सीटों से चुनकर आएंगी। तो कितना बड़ा बदलाव आप देश की संसद लोकसभा में देखेंगे महिलाओं के सांसद के तौर पर, जब वो ज्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगी देश की संसद में, और राज्यों की विधानसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं दिखेंगी। चूंकि मौजूदा प्रतिशत आप देखें तो 10 से 15% तक ही है, कई जगह पर 5% पर ये सिमट जाता है। महिलाओं की जो भागीदारी है राज्य की विधानसभाओं में ये बढ़कर 33% हो जाएगा, और 33% तो कम से कम है, यानी उतनी सीटों पर तो निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित होगा कि महिलाएं चुनकर आएंगी विधायक के तौर पर या फिर लोकसभा में सांसद के तौर पर। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे आने वाले समय में। नारी शक्ति वंदन बिल यानी महिलाओं के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा तोहफा जिससे महिलाएं और आगे बढ़ेंगी, बाइख्तियार बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन DC में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान आलमी तरक्की समेत कई मौज़ूआत पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के वज़राए आला की ये मीटिंग आलमी मंजरनामे में बहुत अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारा ताउन हर दिन के साथ मज़ीद इम्कानात फराहम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता दौरे अमरीका का जिक्र करते हुए कहा कि G20 के दौरान अमरीका का ताउन काबिल सताइश रहा। To be back here, and we of course had the Prime Minister here this summer. We thank the US for all the support at the G20 summit, and I actually look forward to seeing you in Delhi. इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने डॉक्टर एस जयशंकर का खैर मक़दम करते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि माजी में G20 और UNGA के दौरान बहुत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम बातचीत के साथ आगे बढ़ेंगे। General Assembly, and I'm looking forward to pursuing them this afternoon. और बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान हुकूमत की अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में नारी शक्ति वंदन बिल की बात कर रहे हैं, वहीं एक तरफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं एक औरत हूं, मैं लड़ सकती हूं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में खवातीन कहती हैं कि अगर मैं राजस्थान में हूं तो मैं कैसे बच सकती हूं। आज मुल्क के अवाम राजस्थान में खवातीन की हालत-ए-ज़ार देख रहे हैं। ये तस्वीर जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ की है और इस तस्वीर में एक महिला के शव को किस प्रकार से दिन दहाड़े अधजला छोड़ दिया गया है सड़कों पर, उसके साथ क्या क्या बर्बरता गुजरी होगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जयपुर में, राजस्थान, दिन दहाड़े, यही ब्लैक डायरी, डिजिटल डायरी मैं लेकर आया हूं क्योंकि ये एक आध घटना नहीं है। आज राजस्थान में वो नारा लगाती है ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं।
आपको पता है राजस्थान की महिलाएं क्या कह रही है? राजस्थान की महिलाएं कह रही है, लड़की हूं तो क्या राजस्थान में बच सकती हूं। उन्होंने कहा कि जब सिर्फ राजस्थान का सरबराह ही मुजरिमों का बचाव करता है तो पुलिस खवातीन के खिलाफ जराइम पर क्यों कर कार्रवाई करेगी। सरकार और पुलिस की बर्बरियत से तंग आकर इस्मतदरी का शिकार लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुल्क के अवाम इस खातून और रियासत की खवातीन की हिफाजत के लिए हुकूमत से जवाब मांगते हैं। पीड़िता के साथ रेप जब हुआ, वो पुलिस को अप्रोच करती है, राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती, 164 में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती और कहती है मेरे साथ ये जुल्म हुआ। और राजस्थान की पुलिस, जाहिर सी बात है, जब राजस्थान के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे करते हो तो राजस्थान की पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना अनदेखा करती है। जिस प्रकार से उस महिला को अपमानित किया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है, वो महिला मजबूरन अपनी जान लेने पर विवश हो जाती है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर रियासत की तृणमूल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। 24 परगना में खून में लथपथ और जली हुई खातून की लाश मिलने के बाद बीजेपी ने ममता हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि रियासत में अमन व अमान तबाह हो गया है और खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुजरिमों को पनाह मिलने की वजह से मगरबी बंगाल में हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आवाम को ही कसूरवार करार दे रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 15 साल लड़की के साथ होने वाली बर्बरियत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। लेकिन वाकये के 3 दिन बाद मुलजिम ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के साथ पुलिस ने 3 दीगर अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन मामले की जांच के लिए 26 सितंबर को ही SIT तश्कील दी थी और फिर मुलजिम के बारे में मालूमात देने वाले के लिए 10,000 रुपए का इनाम का भी ऐलान किया था। 28 सितंबर को पुलिस ने ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को गिरफ्तार किया था, जिस पर एक लड़की के साथ जुल्म करने का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मरहला 2 के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियासत के तमाम 95,767 गांव ने OTF पुलिस का दर्जा हासिल कर लिया है। एक ODF प्लस गांव वो है जिसने खुले में रफ़ा हाजत से पाक हैसियत को बरकरार रखा है, जबकि ठोस या फुजला के इंतज़ाम के निज़ाम को भी नाफिज किया है। आज तक मुल्क भर में 4.4 लाख गाँव यानी 75% ने खुद को ODF प्लस करार दिया है, जो 2024-25 तक SBMG मरहला 2 के अहदाफ को हासिल करने की तरफ एक अहम कदम है। भारत और कनाडा के दरमियान जारी सिफारती तनाज़े में कनाडा का लहजा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा अब भी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हक में है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी तस्लीम किया कि भारत एक बढ़ती हुई माशी ताकत है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका मानना है कि कनाडा और इसके इत्तेहादियों के लिए भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया के मुख्तलिफ फॉर्म्स पर भी भारत को अहमियत दी जा रही है। ट्रूडो ने कहा कि भारत जोग्राफियाई तौर पर भी बहुत अहम है। भारत हमारी बहरे हिंद की हिकमत अमली के लिए भी अहम है, इसलिए हम भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बहुत संजीदा हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 धमाकों में एक पुलिस अफसर समेत कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया हंगू के
दोआबा थाने में पेश आया। इन धमाकों में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। पहला धमाका थाने के दाखिली दरवाजे पर हुआ, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। इसके चंद मिनट बाद पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई मस्जिद के अंदर दूसरा धमाका हुआ। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, लोग मलबे तले दब गए। मलबे तले 30 से 40 अफराद के दबे होने की इत्तलात है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। दहशतगर्दों ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जमा होने वाले लोगों पर अचानक हमला कर दिया। ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक इस हमले में 52 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 70 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और खेलों में भारत ने एशियन गेम शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया। आज भारतीय निशानेबाजों ने खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने और चांदी का तमगा अपने नाम किया। आज के दिन का आगाज 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के साथ हुआ। भारतीय टीम 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। आज भारत का दूसरा तमगा चांदी के तमगे की शक्ल में मिला। भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में चांदी के तमगे से इत्तेफाक करना पड़ा। आज भारत को टारगेट शूटिंग में 5वां तमगा चांदी की शक्ल में मिला। भारत के ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने मर्दों के 50 मीटर इनफरादी मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंचकर टेनिस में एक और तमगा हासिल किया है। भारतीय खवातीन के स्क्वॉश टीम को कांसे के तमगे से ही इत्तेफाक करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को हांगकांग के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और इसके साथ ही गुज़िश्ता मैच में अनाहत के खिलाफ और ली के खिलाफ 10-12 से हार गई थी। भारत की प्रियंका गोस्वामी 19वें एशियाई खेलों में खवातीन की 20 किलोमीटर रेस वॉक में 5वें नंबर पर रहीं। प्रियंका 1 घंटा 43 मिनट और 7 सेकंड के वक्त के साथ रेस में 5वें नंबर पर रहीं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।